आप लोगों ने जो ऐसे अपने स्कूल में लिखे, अपने कॉलेज में लिखे, उनसे आइल्स में जो ऐसे आप लिखते हैं बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर। इस वीडियो को करने के बाद आइल्स राइटिंग के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है ऐसे, उसके अंदर आपको क्लैरिटी हो जाएगी, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और ये वीडियो क्यों बनाया है वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं वो अपना डिजायर स्कोर पहले ही अटेम्प्ट में ला सके। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। 5 स्ट्रैटेजीज टू राइट अ गुड आइल्स एसे। सबसे पहली बात, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्या होता है उसके ऊपर एक एसे लिखा का टॉपिक लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, एसे के प्रॉम्प्ट को समझना है। कहेंगे व्हाट इज द प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है भाई आपसे पूछा क्या गया है। आइल्स बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पर्टिकुलर है कि जो पूछा गया है उसी का आंसर दो। पैरामीटर होता है आइल्स राइटिंग के अंदर टास्क रिस्पॉन्स। 25% वेटेज है उसकी। कितनी? 25% वेटेज। और वो क्या चेक करता है? रेलेवेंस। अगर आप टॉपिक पर हो तो वो 25% आपके, अगर आप टॉपिक पर नहीं हो तो वो 25% आपके नहीं है। तो अब इस प्रॉम्प्ट को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स सी। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे जो आपके पास से का टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको ब्रेक डाउन करोगे कि उसमें क्या पूछा गया है। ब्रेक डाउन द प्रॉम्प्ट इनटू इट्स की कंपोनेंट एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो आपसे पूछा गया है उसको अच्छे से समझो। वो आपसे क्या कह रहे हैं, हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, या आपने ये बताना है एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज्यादा है। क्या वो आपसे पूछ रहे हैं दोनों व्यूज और अपना ओपिनियन दो, या वो पूछ रहे हैं कि एक ही तरफ का व्यू ओपिनियन दो, या वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हैं। ये चीजें आपने समझनी है, उसी के बेसिस पर आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ, चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। अब इसमें चाइल्डहुड का हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है वो नहीं लिखना आपने। क्या ये बेस्ट एज है कि नहीं है, क्या वर्ड है उसके अंदर बेस्ट। तो आपने ये प्रॉम्प्ट समझना कि वो पूछ क्या रहा है। जब ये क्लैरिटी आपके माइंड में होगी तो आप आइल्स का अच्छा ऐसे लिख सकते हो। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कई बार क्या होता है, अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है मिलता जुलता तो उसमें आपको उसका स्कोर मिल जाता है, आप कोर्स वगैरह भी लगा देते हो। लेकिन आइल्स के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर वो कहते हैं बस जो हमने पूछा है उसका आंसर दो और मार्क्स लो। नहीं करोगे 25% का उन्होंने पेनल्टी लगा रखी है। चलिए, हमने प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। ओके, अब आप जब प्रॉम्प्ट को एनालाइज करोगे तो उसके अंदर आप सर्कल कर लीजिए। जैसे ये वर्ड हो गया बेस्ट, ओनली, लीस्ट, राइट, इस तरह के वर्ड आप उसके अंदर मार्क कर ले ताकि वो आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि ऐसे बाकी सारे उस पर नहीं है, क्या ओनली के ऊपर है। अगर ओनली वर्ड यूज किया तो क्या ये अकेला सॉल्यूशन था? फॉर एग्जांपल एक ऐसे टाइप है हमारे पास कि डू यू थिंक इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फ्यूल कैन डिक्रीज ट्रैफिक कंजेशन। या एक अगर तो इस तरह से आंसर आया, या फिर जो आइल्स में ऐसे नहीं पूछा, उसमें कैसे पूछा जाता है? सम पीपल थिंक दैट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम। अब ऐसे किस पे लिखा जाना है? क्या ये अकेला सॉल्यूशन है? अगर इसके अलावा और सॉल्यूशन है, बस आपने इसका आंसर देना है कि ये अकेला सॉल्यूशन है कि नहीं है, और हमने और आंसर नहीं देना। अब देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, इन दोनों के मीनिंग में कितना फर्क आ गया है, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो हम अगर ओनली वर्ड को सर्कल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी ऐसे के अंदर, राइट। क्लैरिफाई एम्बिग्युइटीज। अब हो सकता है वहां पर उन्होंने कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज किए हों जो आपको क्या कर दें, कंफ्यूज कर दें। जैसे कि अभी भी मैंने बताया है, अब बजाय कि आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज या आउटवे, ये देखो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ऐसे टाइप में बताने। हमारे पास एक ऐसे टाइप है डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। दूसरा ऐसे है डू यू थिंक एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आउटवे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड भी वहीं पर है, एडवांटेज वर्ड भी वैसे है, डिसएडवांटेज वर्ड भी वैसे है। बीच में एक एक्स्ट्रा एडवर्ब आ गया है, क्या है, एक वर्ब आ गया, सॉरी, जो क्या कह रहा है, आउटवे। अब सारा ऐसे आउटवे के ऊपर होगा।
अब भी हमने एडवांटेज बताने हैं, अब भी हमने डिसएडवांटेज बताने हैं, लेकिन हमारे साथ में यही बताना है इनसे कौन सी चीज ज्यादा है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। इस केस में दोनों व्यूज आपने यूज करने हैं, दोनों के दोनों व्यूज। तो जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको तंग कर रहे हैं उनको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ज्यादातर यही जो एम्बिग्विटीज होती हैं यही हमारे एसे के स्कोर को डिक्रीज करती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 7 लेना चाहते हैं। तो जैसे कि 8777 का टारगेट होता है पीआर लेने के लिए, अगर आपने एसे राइटिंग इन द 7 लेने हैं तो आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते। वो लोग, उनके पास वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, ग्रामर भी अच्छी होती है, लेकिन वो इस चीज को मिस कर जाते हैं, इसी वजह से उनका स्कोर 7 से आगे नहीं जा पाता। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि हम आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ध्यान से पढ़ना है आपने क्वेश्चन को, राइट। चलिए लेट्स मूव अहेड। पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। जो हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना है ना आपने। तो हमारे ऐसे का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो है हमारी इंट्रोडक्शन। अब देखें इंट्रोडक्शन में क्या क्या करना होता है। हुक द रीडर। जब भी हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे उस रीडर को हम हुक कर लेंगे, जोड़ लेंगे अपने साथ, राइट। हमने ऐसी इंट्रोडक्शन लिखनी है कि वो हमारे साथ जुड़ जाए, शुरू से लेके लास्ट तक हमारे ऐसे को पढ़े, राइट। ग्रैब द रीडर्स अटेंशन विद अ कैप्टिवेटिंग ओपनिंग सेंटेंस और क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू योर टॉपिक। अच्छा, कैप्टिवेटिंग ओपनिंग सेंटेंस ये तो बच्चों को समझ में आ जाता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो यूज करने से स्कोर अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको वो यूज करना आता हो तभी करना है, बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी समटाइम। कई बार सब बच्चों को क्वेश्चन से शुरू करनी बात नहीं आती होती। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है पहले सीखें, उसके बाद फिर इसको यूज करना। डायरेक्टली मत यूज कर देना, अदरवाइज जो बैंड आने थे वो चले जाएंगे, राइट। लेकिन इन एनी केस इट शुड बी कैप्टिवेटिंग। एक ऐसी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जो रीडर को बांध ले, अपने साथ जकड़ ले, राइट। Contextualize the topic. Okay, now this is, हमने क्या किया था, हमने प्रॉम्प्ट समझना था, प्रॉम्प्ट समझना बहुत जरूरी था। अब हमने प्रॉम्प्ट समझा है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में होगा, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही हमने इंट्रोडक्शन बनानी है, ठीक है। प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड सेट द स्टेज फॉर योर एसे बाय ऑफरिंग रेलेवेंट फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स। चलिए ये तो हमने बाद में आगे करना है, वो इसको डिस्प्ले कर ले, लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन होनी है वो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने शुरू में देख लिया 25% जो मार्क्स है वो काट लेंगे अगर हम कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले गए। वी हैव टू स्टे ऑन द टॉपिक। पोज अ थीसिस स्टेटमेंट। नाउ व्हाट्स द थीसिस स्टेटमेंट? क्या होती है थीसिस स्टेटमेंट? कोई भी ऐसे है उसमें जो आपका व्यू है, जो आप किस तरफ लेके जाओगे ऐसे को, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। आपने इंट्रोडक्शन में ही बता देना है कि मैं इससे एग्री कर रहा हूं, डिसएग्री कर रहा हूं, मेरे हिसाब से एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज ज्यादा है, जो भी है वो आपका ऐसे की इंट्रोडक्शन में ही क्लियर हो जाना चाहिए। और वो सेंटेंस जिससे आप इस चीज को क्लियर करोगे उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। और ये बहुत ही अच्छे से लिखा होना चाहिए, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने एक इंट्रोडक्शन लिखी है, इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को दोबारा क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो आप पैराफ्रेजिंग से कर लेंगे और आगे ऐसे में क्या होने वाला है वो भी आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी आपकी ऐसे को चेक कर रहा है उसको क्लियर हो जाना चाहिए भी आगे क्या आने वाला है। कोई अपने सस्पेंस नहीं रखना है। ऐसे है, ऐसे इज सपोज टू बी बोरिंग। कोई भी सस्पेंस थ्रिलर वो मूवीज में होते हैं या नॉवेल्स के अंदर होते हैं, वो हम नहीं लिख रहे हैं, हम कोई स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे। इनके अंदर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और वो क्लैरिटी हमारी पहली इंट्रोडक्शन से ही शुरू हो जाएगी, राइट। तो हमने क्या करना है, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो रीडर को हुक कर ले और जो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था हमें उससे बाहर नहीं जाना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे में जो होने वाला है, जो हमारा व्यू है, वो हम इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन मार्क ढूंढो, पहचानो, ऐसी कोई भी बात उसके अंदर नहीं होने वाली। चलिए, दिस वाज अवर सेकंड थिंग। आगे देखिए और क्या चाहिए अच्छे ऐसे के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में पता लगी हमारी इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन हमें आइडियाज भी तो आने चाहिए ना। आइडियाज के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। हम अपने ब्रेन के अंदर आइडियाज
लेके आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एक इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम WH मेथड। आई होप आप लोगों ने सुना होगा WH से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर या हाउ। अच्छा, ये WH से नहीं बनता, लेकिन हाँ ये WH मेथड के अंदर एक वर्ड होता है हाउ। आपने इन वर्ड्स को टॉपिक के साथ जोड़ के देखेंगे तो इससे आपके माइंड में आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे शुरू करने से पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करनी है और वो लिखना है। कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे करते हैं, सीधा ही लिखना शुरू कर देते हैं। ये तो इवन शेक्सपियर या मिल्टन भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनको भी पहले सोचना पड़ता था कि वो क्या करें, इसको कहते हैं प्लानिंग, उनको भी ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता था। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप पहले प्लानिंग करेंगे, उसके आपके पास जो शीट होती है उसके पीछे रफ वर्क के लिए जगह दी होती है, आप उसके ऊपर अपने पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आज के एस्से के अंदर अच्छा स्कोर आना मुश्किल है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर, राइट? इफ यू आर नॉट प्लानिंग, इसका मतलब पक्का ही है कि आपका एस्से खराब ही होने वाला है। ठीक, तो मेक श्योर यू ब्रेनस्टॉर्म एंड राइट इट डाउन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अच्छी इंट्रोडक्शन लिख ली, हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, हमने टॉपिक को समझ लिया, ये तीन चीजें हमने करनी। देखिए और क्या करना होता है हमने। ओके, प्लानिंग योर एसे स्ट्रक्चर। अब हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, अब बॉडी भी तो बनानी है ना, पैराग्राफ बनाने। अब देखिए उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें। ओके, क्रिएट एन आउटलाइन। अगर आपने प्लानिंग कर लिया फिर आप एक आउटलाइन बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पॉइंट्स आए हैं, मैं पहले पैराग्राफ में ये 2 पॉइंट लिखने वाला हूं, दूसरे पैराग्राफ में ये 2 पॉइंट लिखने वाला हूं। ये आप तभी कर सकते हो अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी है। तो आपने एक आउटलाइन माइंड में बना लेनी है कि हाँ ठीक है, इस तरह से मेरा ऐसे होगा, ये इंट्रोडक्शन है मेरी, ये मेरा आइडिया है, ये पहले पैराग्राफ में ये जाएगा, दूसरे में ये जाएगा, तीसरे में ये जाएगा। इस तरह से आपने पहले ही प्लान कर लेना है। आपके पास ये शुरू से होना चाहिए, ये नहीं कि लिखना शुरू कर दिया फिर दूसरा पैराग्राफ आएगा तब देखेंगे। हमने पहले से ही अच्छे से इस चीज की प्लानिंग कर लेनी है। इसके बाद एलोकेट टाइम। टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपका होनी चाहिए कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि किससे 40 मिनट में तो हमसे 250 वर्ड नहीं लिखे जाते, ये नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास घड़ी जो चल रही है, मैंने 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना ऐसे खत्म कर लेना है, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद क्या कहते हैं उसको चेक भी करना है। तो हमने प्लानिंग का भी टाइम रखना है अपने पास, ऐसे लिखने का भी टाइम रखना है अपने पास, और उसके बाद उसको चेक करने का भी टाइम रखना है। तो ये प्लानिंग आपके पास होनी जरूरी है। तो ये एक प्लानिंग स्ट्रक्चर है। पहली प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए मैं किस किस पैराग्राफ में क्या लिखने वाला हूं। इस प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि इतना पार्ट मैंने कितनी देर में लिख लेना है। हम उससे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, राइट? ओके, एक और चीज, जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी आप पॉइंट लिखेंगे, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल जरूर देना है। हर पैराग्राफ में कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आप वो ऐसे लिख रहे हैं डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, उस केस में पहले 2 व्यूज हैं उनके तो एग्जाम्पल देने होते हैं। आपने अपना व्यू, आपकी मर्जी, आप उसका एग्जाम्पल दे या ना दे, आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देते तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऊपर आगे हैं तो हमारे ऐसे की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। बिना एग्जाम्पल के आपने ऐसे नहीं लिखने, जस्टिफाई बिना जस्टिफिकेशन किए हुए आपको स्कोर नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर अपना तीसरा पॉइंट हमारा, हम प्लान करेंगे कि हमारे पैराग्राफ में क्या होने वाला। दूसरा, हम टाइम को देखेंगे कितना टाइम मैंने किस चीज को देना। तीसरी चीज, हम एग्जाम्पल देंगे। इसका मतलब हम पैराग्राफ्स को जस्टिफाई करेंगे। बिना एग्जाम्पल के जस्टिफाई नहीं होते हमारे पैराग्राफ, राइट? लेट्स मूव अहेड। ओके, राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। चलिए इंट्रोडक्शन हमने लिख ली, हमने पैराग्राफ लिख ली, अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी बिगनिंग और हमारा एंड, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? क्राफ्ट मेमोरेबल ओपनिंग, हमने इंट्रोडक्शन को कर लिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको दोबारा बताया जा रहा है, राइट? कि आपने बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन लिखनी है, इसका कोई हल नहीं है। यू विल हैव टू राइट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन जो कि आपके रीडर को कैप्टिवेट कर ले, वो बांध के रखे उसको, राइट? ओके, अब जब कंक्लूजन लिखेंगे तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जो बॉडी पैराग्राफ में अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसके आपने एग्जांपल दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप दोबारा से लिखेंगे। पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। ब्रीफली रीकैप योर मेन आर्गुमेंट, रीकैप ब्रीफली, और हाँ, रीकैप करना है और ब्रीफली करना है।
कम वर्ड्स के अंदर करना है, दोबारा से एक्सप्लेन करना नहीं शुरू कर देना। कंक्लूजन के अंदर कोई भी नया आइडिया नहीं आएगा, सिर्फ जो बॉडी पैराग्राफ में आपने बताया है उसी को आप दोबारा से ब्रीफ करके दोबारा से लिखेंगे। कंक्लूजन में आपने एग्जाम्पल भी नहीं देना है, राइट। कंक्लूजन का पर्पस सिर्फ इतना ही है, जो ऊपर बताया गया है उसको कंक्लूड करना, उसको दोबारा से रीकैप करना है ना। लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। चलिए लो, ये यही बता रहा है कि जो हमने कंक्लूजन लिखा है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जो हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी शुरू में जो हमने लिखा था, ये मेरा व्यू है, ये मेरे पॉइंट है, अब उन दोनों चीजों को जोड़कर हमने बता देना कि हाँ भाई ये मेरे व्यूज थे, इसके बेसिस पे जो मैंने शुरू में आपको कहा था ना मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, शुरू में मैंने आपको कहा था ना एडवांटेजेस ज्यादा हैं, शुरू में मैंने आपसे कहा था ना मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, वो चीज मैंने आपके सामने प्रूव करके रख दी है। दिस इज व्हाट यू शुड डू इन योर कंक्लूजन। सो वंस अगेन, सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ये हमारी पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी कि हमने अपने एसे को अच्छे से प्लान करना है। तीसरा स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास, तीसरी स्ट्रेटजी हमारे पास है कि हमने बॉडी पैराग्राफ के अंदर किस तरह से सकते हैं। और फोर्थ थिंग इज कि वी नीड टू राइट अ वंडरफुल कंक्लूजन। चार होगी स्ट्रेटजीज, ऐसे खत्म हो गए। अभी क्या रहता है सर, लेट्स सी। यस, एडिटिंग और प्रूफ रीड करना है, जो आपने लिखा है उसको चेक भी करना है। आपने जब एसे लिखना है उसका टाइम आपने ऐसे डिवाइड करना है कि आप पहले प्लान करेंगे, एसे लिखेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे। चाहे कोई जितना मर्जी अच्छी इंग्लिश हो, अगर प्रूफ रीड नहीं कर रहे हैं तो आपको एसे के अंदर दिक्कत होने वाली है। रीड योर एसे टू कैच एनी ऑकवर्ड फ्रेजिंग, ग्रामर मिस्टेक और इनकंसिस्टेंसीज इन फ्लो एंड स्ट्रक्चर। आपने दोबारा से अपना एसे पढ़ना है, देखना है उसके अंदर कोई आपने कोई गलत फ्रेज नहीं यूज कर दिया हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक हो, स्पेलिंग के एरर हो, कोई स्ट्रक्चर का एरर हो, ये आपने चेक करना होता है, राइट। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो आपके पास कोई टीचर, कोई ट्यूटर, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आप अपना ऐसे बाद में दिखा के चेक कर सकें कि वो आपके आंसर, आप जिन्हें जो आंसर लिखे उसमें क्या गलतियां होती हैं। या कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो अपनी गलतियां पता ही नहीं लगती, हमें तो अपनी गलतियां पता ही नहीं लगती, तो क्या करें, फिर प्रूफ रीडिंग का टाइम हम क्यों लगाएं, वो वेस्ट है। लुक, जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो, अपने टीचर से चेक करवाते हो आप, वो आपको कमेंट लिख के देते हैं, है ना। वो कमेंट ही आपकी गलतियां हैं, उन्हीं को देखो, वही गलतियां हैं जो आप बार बार रिपीट करते हो, उन्हीं पे काम करना है आपने। जब भी आप ऐसे लिख लोगे, देखना अच्छा कल परसों मैंने ये गलती की थी, क्या मैंने वो दोबारा तो नहीं की है। अगर आपकी वो गलतियां ठीक हो जाएंगे तो आपके स्कोर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और यही वो चीज है जो आपने प्रूफ रीडिंग करनी। लुक, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आप पे बहुत प्रेशर होगा आपके माइंड के ऊपर, है ना। आप जो रोज शायद वो गलतियां अवॉइड कर देते हो, वहां पे जाके फिर से वही होने वाली, प्रेशर में हम वही गलतियां करते हैं जो हम रोज कर रहे थे। अगर आपको पता होगा कि मैं ये गलती, जैसे मान लीजिए आप कहते हो मेरी एस की गलती होती है, या फिर पर्टिकुलर एकोमोडेशन की स्पेलिंग है वो मैं गलत लिखता हूं, या इनएविटेबल वर्ड, ये आपको पता लग जाएंगे। अगर आपकी रोज कॉपी चेक हो रही है, आपको टीचर बता रहा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये गलतियां हैं जो मैं रोज करता हूं, इन्हीं के ऊपर टीचर बार बार लिख के देता है। वही चीज आपने रियल टेस्ट में भी चेक कर लेनी है। और ये प्रैक्टिस टेस्ट वाले दिन नहीं होगी, पहले जब आप ऐसे लिख रहे हो उस टाइम से आपको करनी होगी कि हाँ कल मैंने ये गलती की थी, उस हिसाब से प्रूफ ही निकलूंगा। अगर टाइम आपने डिवाइड करना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला टाइम हमने किसके लिए देना है, प्लानिंग के लिए, दूसरा हमने एसे राइटिंग के लिए, तीसरा हमने करना है प्रूफ रीड। अगर आप ये कर रहे हैं तो, और कॉन्टेक्स्ट ऐसे के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही है आपको आइल्स के राइटिंग के अंदर स्कोर लेने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन आइल्स राइटिंग, राइट। चलिए, अभी हमने क्या देखा, हमने चलिए इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा, अभी तो पॉइंट्स हमारे सारे हो गए, यहाँ कुछ और टेक अवे हैं हमारे पास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुनिए आपने कहा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। अच्छे ऐसे पढ़ लिए आपने, इंटरनेट पर देख लिए, वो आपके नहीं है, वो आपके पास नहीं होने वाली। आपको अगर राइटिंग इंप्रूव करनी है तो अपने हाथ से ऐसे लिखने पड़ेंगे, बार बार लिखने पड़ेंगे, उसका कोई हल नहीं है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस राइटिंग एज ऐसे टू इंप्रूव योर स्किल एंड बिकम कंफर्टेबल विद द टेस्ट फॉर्मेट, राइट। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से भी करना पड़ेगा आपको। हाँ, 40 मिनट के अंदर प्लानिंग, ऐसे राइटिंग और प्रूफ रीडिंग तीनों चीजें कर सकते। इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो पूछा गया वो लिखना है, आपका वो लिखना है। फिर बॉडी पैराग्राफ आएगा, उसके अंदर एक आप आइडिया डालेंगे, अपने व्यूज डालेंगे,
उनके एग्जाम्पल देंगे, उसके कंक्लूजन के अंदर जो ऊपर व्यूज दिए हैं आपने वो, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी उनको कंक्लूड कर लिखेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना है और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सीक एक्सपर्ट गाइडेंस इफ नीडेड, इसका मतलब है आपके पास कोई टीचर होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो आपका ऐसे चेक करके आपको गलतियां बता सके, राइट। हम लोग तो खैर अपना वीडियोस इसके ऊपर डाल ही रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो दिस विल आल्सो हेल्प यू। लेकिन आपके पास कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको आपकी गलतियां बता के आपकी हेल्प कर सके, राइट। सो दीज वर 5 स्ट्रेटजीज दैट यू नीड टू इंप्रूव योर एसे स्कोर। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आपके माइंड में कोई ऐसे टॉपिक भी है, आप प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसे का वीडियो लेकर आ जाए। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आप वो डाल सकते हैं, राइटिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, आल्स, पीटी, ग्रामर, इन कोई भी इस तरह के कोई भी आपके माइंड में डाउट है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम डेफिनेटली आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो भी लेके आएंगे, राइट। इसके अलावा अब ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके लिए लेके आते रहें, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। हैव अ नाइस डे अहेड।